Hello everyone, welcome to Wikipedia. This is Ankur Pawar, and today in this session we are going to discuss about some important government schemes. This scheme, the question from this scheme definitely is going to ask in your exam. ये जो schemes रहने वाली है ये आपकी कुछ आपके जो previous month है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनके बीच की रहने वाली है. ये कुछ important schemes हैं जो कि all over India सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा implement की गई है. ओके. जो आपके एग्ज़ाम्स है जैसे पी एस पी सी एल के एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा जो स्कीम्स लॉन्च की गई है उनके बारे में डिस्कस किया था. और आज की जो स्कीम्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर रखी है और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आपके मंथ्स के अंदर. और जो इसके एरियाज़ कवर करने की कोशिश की है वो भी आपके अलग अलग हैं. अभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, मैं बेसिक सा आपको एक आइडिया दूँ तो देखिए क्या है ना, गवर्नमेंट कोशिश ये करती है क्योंकि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन डिफरेंट सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है या फिर लॉन्च की जाती है. और उसमें पर्टिकुलर किसी एक ना एक वल्नरेबल सेक्शन को टारगेट किया जाता है. एग्जांपल के तौर पे कुछ स्कीम्स आपको वुमेंस के लिए देखने को मिलेगी, कुछ ट्राइबल लोगों के लिए, कुछ आपकी जो गरीब लोग हैं उनके लिए देखने को मिलेगी. इस तरह से अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं. अब डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि सभी लोगों को उनके जो राइट्स है वो मिले, तो उसके लिए जो स्कीम्स है लॉन्च की जाती है. और क्योंकि ये स्कीम्स इम्पोर्टेंट हैं आम जनता के लिए, इसलिए एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे बनते हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे मूव करते हैं. सबसे पहले अगर बात करें तो पी एस पी सी एल एग्ज़ाम की, अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अभी पीडिया की तरफ से एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है. इस कोर्स के अंदर आपको जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, आपके जितने अदर मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड जो सेशन है वो सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर जो है अवेलेबल होगा. इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक आपको अवेलेबल होगा, आप साइट पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्स की जो फुल इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 7837773651. आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके भी जो भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारी सबसे पहली इम्पोर्टेंट स्कीम की, जिसका नाम है भास्कर. पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. उसके अंदर ये आता है DPIIT. ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर. अब इस डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया है जिसका नाम है भास्कर. अब अगर भास्कर की बात करें तो ये इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री. ठीक है, तो ये मिल के आपका भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ये मिल के आपका जो भास्कर पोर्टल है या फिर भास्कर जो टर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है. अब अगर बात करें तो क्या है, देखिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर जितने भी स्टार्टअप प्रोग्राम इंडिया के अंदर रन कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाना और उसके रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो फैलाना है. कहने का मतलब क्या है ना, आप जानते होंगे कि इंडिया के अंदर जो अभी ये डिकेड चल रहा है ये स्टार्टअप्स का डिकेड है. इसमें कितने सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बने हैं और अच्छी तरह से आज के टाइम पे चल ही रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो जो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये क्या है, ये इनिशियल स्टेज पे ये स्टार्टअप्स थे और आज के टाइम पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज बन के उभरे हैं. अब कोई भी स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा उसके पीछे सेवरल फैक्टर्स होते हैं जो कि उस स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाते हैं. बट उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है जो कि होता है इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अगर उस स्टार्टअप को जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, जो वो आइडिया है स्टार्टअप है उसको अगर उस जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे अगर उसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिलती है तो डेफिनेटली चांसेस उसके ज़्यादा बनते हैं ग्रो करने के. ठीक है, तो ये जो भास्कर पोर्टल है ना ये यही चीज़ करता है. ये क्या करता है, ये जो आपके स्टार्टअप जो करने वाले मतलब वो लोग जो स्टार्टअप को रन कर रहे हैं या फिर चला रहे हैं उनको, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अंदर अदर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अदर इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करता है.
मतलब कि आपको ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर क्या होगा कि आपका जो अभी स्टार्टअप होगा आप उसे लिस्ट करेंगे, वहाँ पे वो अवेलेबल होगा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होगी उस पोर्टल पे नज़र आएगी। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होंगे जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते होंगे वो डायरेक्टली वहाँ पे उस पोर्टल पे जाके उस चीज़ को चेक कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी नॉर्मली अगर हम देखा जाए, अभी अगर आपको कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं और उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए तो ये मीटिंग्स वगैरह होती है स्टार्टअप की, आपकी जो मीटिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग जिसमें बहुत सारे तरह के लोग आते हैं जो जो अभी बिजनेस करना चाहते हैं और उसके बाद इन्वेस्टर्स वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे मीटिंग करते हैं, फिजिकल मीटिंग होती है। तो प्रोसेस तो ये भी ठीक है ऑल दो, बट इसमें क्या है थोड़ा सा ये है ट्रिकी सा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अब उसके लिए आपको क्या है कई दूर दूर से जो लोग हैं वो आएंगे, फिर वहाँ पे मीटिंग होगी, फिर इन्वेस्टर्स आएंगे। तो इसकी बजाय आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके अंदर वो सारा लिस्ट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी स्टार्टअप की है, वो आइडिया है। तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करना सकता है वो डायरेक्टली वहाँ पे मिल सकता है। तो ये इस पोर्टल का फ़ायदा है। ये किस लिए होगा आप ध्यान क्या रखेंगे, दो तीन चीज़ें यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा करंट अफेयर है ना, उसके अंदर कई सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो वो सही सारे क्वेश्चन जो है अपन ध्यान रखना है, सिर्फ ये ऊपर ऊपर की चीज़ याद नहीं रखनी है। तो पहली चीज़ आप क्या रखेंगे कि जो भास्कर है ना, इट इज़ अ पोर्टल, ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पोर्टल है। ये किस चीज़ के लिए है, टू पुश स्टार्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम, टू पुश दी स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो स्टार्टअप है उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद है। उसके बाद आप सेकंड चीज़ क्या याद रखेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो इट इज़ लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DPIIT। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपका बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बनता है कि ये जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन हमें देखने को मिला है कि ये डिपार्टमेंट जो है वो किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4-5 क्वेश्चन इस करंट अफेयर से हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, GNSS टू ईज द टोल कलेक्शन एट द हाईवे। सो ये GNSS एक्चुअली में है क्या, जिसके बारे में बात की जा रही है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अभी आप देखिए कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जो जितने भी हाईवेज हुआ करते थे, ये हाईवेज है ना नेशनल हाईवेज, आप देखेंगे जो रोड्स है ना वो अलग अलग है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज हैं, उसके बाद जो गाँव के रोड है वो हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो रोड्स होते हैं ना अलग अलग कैटेगरी होती है। अब इसमें नेशनल हाईवे की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो नेशनल हाईवे का एक बहुत अच्छा खासा नेटवर्क हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में। तो वो नेशनल हाईवेज जो है उनको बनाने का काम, उनको ऑपरेट करने का काम, उनकी मेंटेनेंस का काम सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है, इनका काम जब रोड बनाने का है तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन भी यही करते हैं। जो आप टोल वगैरह देखते हैं उसमें सारे जो टोल इकट्ठा किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के ही करती है। अब उसमें क्या है ना, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहले जो थे ये आपका फास्टैग वाला चीज़ नहीं था। अभी आप क्या देखेंगे कि कुछ सालों से आपको फास्टैग जो है वो गाड़ियों पे लगता है और उसकी वजह से जब आप क्रॉस करते हैं टोल में पैसा कटता है। ये चीज़ की क्यों गई थी, ये चीज़ इसलिए की गई थी ताकि जो टोल्स हैं वहाँ पे जो क्यूज़ लगती हैं, लंबी लंबी जो लाइनें लगती हैं, उसको कम किया जा सके और जो प्रोसेस है ये इसको थोड़ा सा कम किया जा सके, जो पैसा कलेक्शन का है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन का है। अब कुछ टाइम तो ठीक है, बट अभी नंबर ऑफ दी व्हीकल्स जो है इतने ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं इंडिया के अंदर। हर टोल पे आपको क्या है, बड़े बड़े जो मेजर टोल्स हैं वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। तो जो पर्पस था वो अचीव नहीं हुआ। अब क्या होगा कि ये टोल वाली जो लाइनें हैं इनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम जो है, नया आइडिया जो है वो शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा कि ये आपका जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये आपको देखने को मिलेगा कि आजकल कुछ जो व्हीकल्स है, कार्स हैं, उनके अंदर ये नया सिस्टम देखने को मिल रहा है आपको, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि वो जो गाड़ी है उसमें वो GPS जो लगा हुआ है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सैटेलाइट है, ठीक है, और वो जो सैटेलाइट है वो आपके व्हीकल की मूवमेंट को ट्रैक करती है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो आपका क्या करेगा, जो व्हीकल्स होंगे जब वो टोल पे जाएंगे ना तो उनके लिए एक सेपरेट लाइन होगी। अभी तो फास्टैग वाली लाइन्स है,
ठीक है, लेन है। उसके अलावा ये GNSS की एक लेन डिफरेंट होगी, अलग लेन होगी, जिसमें सारे वही व्हीकल्स जाएंगे जिनके अंदर ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगा हुआ है। अब इससे होगा क्या कि जब वो उस लाइन से जाएंगे तो ये पैसा है ना, जो टैक्स है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कट जाएगा, वहाँ पे उनको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हीकल का पता होगा ना कि कौन सा व्हीकल वो टोल क्रॉस करके गया है, तो उसका जो पैसा है वो अपने आप कट जाएगा, वहाँ पे खड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो लेन है वो फ्री होगी, विदाउट एनी बैरियर होगी, वो वहाँ से गाड़ियाँ अपने आप निकलती रहेगी विदाउट एनी स्टॉपेज, किसी टैक्स को, मतलब कोई भी टैक्स कलेक्शन के लिए ना तो वहाँ पे फास्ट टैग के लिए कुछ होगा, ना ही पैसे कलेक्ट किए जाएंगे। बट जब वो वहाँ से क्रॉस करेंगी तो हमें पता होगा, क्योंकि वो जो गाड़ी है उसमें GNSS सिस्टम लगा हुआ, तो पता होगा कि ये गाड़ी यहाँ से क्रॉस हुई है, दैट मीन्स उसे टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, उसे खड़ने की रुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, जो क्यूज़ लग रही है, लाइनें लग रही हैं, वो कम हो जाएगी। और जस्ट इन केस मतलब आपकी गाड़ी में जो है ये GNSS सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप फिर भी उस लेन में चले जाते हैं तो आपसे डबल जो टोल है वो वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो चीज़ है वो नई देखने को मिलती है, और मेरे ख्याल से इसमें जो है वो फ़ायदा भी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये एक लेन है, ठीक है, और क्योंकि बहुत अभी कम व्हीकल्स होते हैं जिनमें GNSS सिस्टम लगा हुआ ऑटोमेटिकली आता है, बट धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा बढ़ेगा, और उसके बाद जो लेन है एक की बजाय फिर सारी लेन ऐसी हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव आप कह के चलिए कि ये शुरुआत है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो टोल्स पे जो इतना जाम लगता है, टाइम लगता है, वो कम किया जा सके। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है, पहले तो आप GNSS का याद रखेंगे, इसके फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो GNSS हो गया, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन बोर्ड, मतलब जिन व्हीकल्स पे लगा हुआ होगा, ठीक है, ऑन बोर्ड यूनिट होगा, जिन गाड़ियों में लगा हुआ होगा, उनके लिए स्पेशल जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो इसके फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये बात करता है अपडेटेड शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च्ड। अपडेटेड शी बॉक्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। अब शी बॉक्स पोर्टल के बारे में पहले से जानते हैं, पहले फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, शी बॉक्स जो पोर्टल है ना, ये है आपका सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स जो इसकी शुरुआत की गई थी वो 29 अगस्त को की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसका जो मेन मुद्दा था कि क्या है जो इस जो बॉक्स है उससे क्या जो गवर्नमेंट है वो करना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होती हैं वुमेन्स की इन दी वर्क प्लेस, उस चीज़ को रोका जाए। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जहाँ पर भी जो वर्क प्लेस हैं वहाँ पर जो ये इस तरह की कमेटीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी, जो सेक्सुअल हरासमेंट इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको टैकल करेगी, या उसको उसके ऊपर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ध्यान देगी और काम करेगी। बट इवन इन दैट केस हमने क्या नोटिस किया गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर ये इस तरह की कमेटीज़ तो बनाई गई है, बिफोर दिस शी बॉक्स पोर्टल इस तरह की कमेटीज़ तो बनाई गई हैं, बट इवन उस कमेटी के पास जब रिपोर्ट जाती है, मतलब कोई वुमेन्स है उसके साथ कोई भी किसी वर्क प्लेस में किसी तरह की कोई सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उसे हरास किया जाता है, तो उस केस में अगर वो वुमेन कंप्लेंट करेगी उस कमेटी को, तो क्योंकि वो कंपनी है, वो कंपनी ये चाहती है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो ये चाहती है कि उनका जो नाम है वो ख़राब ना हो, इस वजह से वो चीज़ बाहर नहीं आने देते हैं, और वो जो वुमेन है उसको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलती है। ऑल्दो ये ज़रूरी है कमेटीज़ बनाना, ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वुमेन्स के लिए, तो वो कमेटीज़ तो होती थी बट वो अपना काम अच्छे से नहीं करती थी। तो अब उस चीज़ को जब गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व, ये चीज़ जब नोटिस किए, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने पाया, तो उन्होंने ये जो कमी थी इसको पूरा करने के लिए क्या किया, ये जो शी बॉक्स है उसे लॉन्च किया। अभी जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर आपको वेबसाइट भी नज़र आ जाएगी जो कि है sheboxwcd.gov.in। ये वेबसाइट है, ठीक है, और ये वेबसाइट है, ये दो वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इन वेबसाइट पे क्या है ना, इन वेबसाइट पे ये पोर्टल बना हुआ है, वेबसाइट है, अगर कोई भी वुमेन जो है उसके साथ किसी भी तरह की कोई हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो उस केस में वुमेन जो है एक तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी में रिपोर्ट कर सकती है। पहली चीज़ तो वो क्या करेगी, जो उसकी कंपनी है वहाँ पे एक कमेटी बनाई होगी, वहाँ पे रिपोर्ट करेगी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। उसके साथ ही वो वुमेन क्या कर सकती हैं, इस पोर्टल पे भी वो कंप्लेंट जो है वो डालेंगे।
अब इससे होगा क्या, वो जो कमेटी है उसके ऊपर प्रेशर होगा कि वो उस चीज़ के ऊपर काम करे और जो जस्टिस है वो उस वुमेन को दिलवाए। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो ऑब्वियसली शी बॉक्स जो है, ये पोर्टल जो है, इसके पास तो वो कंप्लेंट है ही है, तो जो कंसर्न पार्टीज होंगी उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा और उनको जो है पनिशमेंट, जो भी सज़ा होगी वो भी दिया जाएगा। तो इसमें नई चीज़ ये हो रही है कि जो वो वुमेन है उसको दो जगह से, जो मतलब दोनों तरीके से जो उसकी सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखा जा रहा है। एक तो ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट और पोर्टल है इस पर डायरेक्टली कंप्लेंट होगी, तो विद इन जो आपका टाइम फ्रेम होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। कंप्लेंट आई है तो उसका रिजॉल्व तो होगा ही, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। बट वो जो कमेटी है, जो उसकी कंपनी की पर्सनल कमेटी है जहाँ पे वुमेन्स के लिए, वुमेन की सेफ्टी के लिए, उनको भी कुछ ना कुछ जो है उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि अच्छी डायरेक्शन में की गई है वुमेन्स की सेफ्टी और कंसर्न के लिए, ठीक है। तो ये पोर्टल जो है आपका ये लॉन्च किया गया था। आप दो तीन चीज़ें याद रखेंगे शी बॉक्स पोर्टल में इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद जो ये वेबसाइट है ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ करंट अफेयर में जो क्वेश्चन बनेगा आप वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका स्पाइस बोर्ड लॉन्चेज स्पाइस्ड स्कीम। देखिए आपका स्पाइस बोर्ड है, ठीक है, इसने एक स्कीम जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम भी स्पाइस्ड ही है ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, द स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम जिसका नाम है स्पाइस्ड, जो कि एम करती है क्या, किस चीज़ पे, एनहेंसिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द स्पाइसेस एंड द वैल्यू एडेड स्पाइसेस प्रोडक्ट एज वेल। तो जो मसाले हैं आप जानते होंगे, जब यूरोपियंस यहाँ इंडिया में आए थे, ठीक है, अगर पुराने टाइम की बात करें जैसे ब्रिटिशर्स 1600 1604 इंडिया के अंदर यहाँ पे लैंड हुए थे, तो द मेन पर्पस ऑफ दोज ब्रिटिशर्स वाज टू ट्रेड इन इंडिया, है ना। तो यहाँ पे व्यापार करना उनका मुख्य मकसद था। और लेकिन बाद में धीरे धीरे करके देश पे कब्जा हुआ और वो एक अलग स्टोरी है। बट वो जो ट्रेड करने के लिए आए थे तो उस ट्रेड में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो क्या थी, उसमें टी आपका, सॉरी, जो स्पाइसेस थे वो आपका इंपॉर्टेंट था, कॉटन आपका इंपॉर्टेंट था, रबर आपका इंपॉर्टेंट था, प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो आपके इंपॉर्टेंट थे। इन सब चीज़ों का ट्रेड वो उस टाइम पे किया जाता था। तो जो स्पाइसेस है ना, इसके लिए ऑलरेडी इंडिया जो है हिस्ट्री में पहले से ही फेमस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या चीज़ की जा रही है, अभी यहाँ पे ये किया जा रहा है कि जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया है, स्पाइसेस जो हैं, मसाले जो हैं, मसाले उनके एक्सपोर्ट को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये जो आपका स्पाइस्ड स्कीम है इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये जो स्कीम है इसके अंदर एक तो मसाले जो हैं उनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, पहली चीज़ तो ये, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सेकेंड चीज़, दो स्पाइस्ड जो हैं उनसे बनने वाली जो चीज़ें हैं उनको भी, उनका भी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। थ्रू दिस स्कीम द बोर्ड प्लान्स टू एनहेंस द मार्केट एक्सपेंशन, ट्रेड प्रमोशन एंड द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन टू स्ट्रेंथन द वैल्यू एडिशन इन द स्पाइस सेक्टर, ठीक है। अब अगर बात करें स्पाइस्ड की तो ये क्या जो टर्म है क्या स्टैंड करती है, सस्टेनेबिलिटी इन द स्पाइस सेक्टर थ्रू द प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। अब अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वहां से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। क्या बात की जा रही है कि सस्टेनेबिलिटी इन द स्पाइस सेक्टर, ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू द प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन, और किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए। किंतु मेन मुद्दा जो था वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट है, और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट की कैसे जाएगी, इंटरवेंशन के थ्रू, प्रोग्रेसिव इनोवेशंस के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी जो स्पाइस टर्म है उसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। देखिए यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने सितंबर 18 को अप्रूवल दिया है एक स्कीम को जो कि है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब अगर इसमें बात करें, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारा ट्राइबल एरिया है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली देयर आर 10.45 करोड़
पॉपुलेशन विच इज़ लिविंग इन दी ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सो ट्राइबल एरिया कैसे, मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि जो जो ऐसा एरिया है, जैसे कि आपकी कास्ट जो होती हैं, शेड्यूल कास्ट वाला जो पॉपुलेशन हो गया शेड्यूल ट्राइब, तो ट्राइबल जो एरिया हो गया, ट्राइबल जो लोग हो गए, वो उन लोगों को कहा जाता है जो ट्राइबल हिस्सों में रहते हैं। ट्राइबल इससे मतलब हिंदी में अगर बात करें तो जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे अब आपको देखें हर स्टेट के अंदर ट्राइबल एरिया आपको देखने को लगभग मिल जाएगा। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, ठीक है, या फिर जो माउंटेनियस रीजन की बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो लोग हैं अभी भी अपने जो कल्चर चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी कल्चर हैं, उनका लैंग्वेज है पुरानी, उनसे जुड़े हुए हैं। दे आर नॉट कम्प्लीटली, हम ऐसा कहेंगे कि वो पूरे तरह से जो एक्सपोज नहीं हुए हैं डेवलपमेंट को। तो वो जो एरिया होता है ना, जो थोड़ा सा बैकवर्ड आपको नज़र आएगा, मतलब अलग अलग जो स्टेट है उसके हिसाब से अलग है। जैसे पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल इंटीरियर में ऐसी जगह नज़र आ जाएगी, बिल्कुल जहाँ पर कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो वो एरिया ट्राइबल एरिया जो है वो कहलाता है। तो उस एरिया में रहने वाले लोग एसटी कैटेगरी में जो आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हो गए आपके शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, और वो कितनी है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली 10.45 है। अब इनके लिए क्या है ना, इन लोगों के लिए जो इतना बड़े पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है, उन लोगों के लिए स्कीम लॉन्च की गई है जो कि है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब इसमें होगा क्या, इसमें सिंपली क्या है, 79,156 करोड़ रुपए का आउटले जो है वो दिया गया है। किस काम के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ट्राइबल कम्युनिटीज की वो इम्प्रूव करनी है, और उसके लिए जो इतना पैसा है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा। अब ये किया किस तरह से जाएगा, मतलब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से इम्प्रूव की जाएगी, तो वो की जाएगी बाय ब्रिंगिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू ऑल द फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा होल्डर्स टू अनेबल देम टू मेंटेन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अब आप जानते होंगे कि देर आर सम एक्ट्स, जैसे कि बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें, तो वो क्या कहता है कि सम रिस्ट्रिक्शन जो है वो पुट की जाती है, सम रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई जाती है कि जो एनिमल्स हैं उनको मारना नहीं है, उनकी जो हंटिंग है उस पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह से आपके फॉरेस्ट जो है उसमें काफ़ी सारी जगहें जो हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट क्योंकि ये जो ट्राइबल लोग हैं ये तो ऑलरेडी उसी एरिया में रह रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट है वो इनका घर की तरह है, तो उसी में इनको क्या है, थोड़ी सी जो एक सहूलियत है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिससे क्या होगा कि ये जो लोकल लोग हैं वहाँ के रहने वाले हैं, उनको अपनी ज़मीन और अपने आसपास का जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने के लिए जो है अनेबल किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ उनको जो पक्के मकान हैं वो उनके लिए बनाए जाएंगे, जो एजुकेशनल स्कूल्स हैं, मतलब स्कूल जो हैं वो उनके लिए दिए जाएंगे, मतलब एरिया में बनाए जाएंगे। और इससे क्या होगा, इस स्कीम के अंदर लगभग 63,000 जो विलेजेस हैं वो कवर होंगे, और 5 करोड़ जो ट्राइबल पीपल है इससे बेनिफिट होंगे। और ये जो डिस्ट्रिक्ट होगी 549 डिस्ट्रिक्ट टोटल जो है आपको देखने को मिलेगी। तो अगर एक ओवरव्यू की बात करें, इसमें क्या बात की गई, प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान के अंदर जितने भी ट्राइबल एरिया हैं वहाँ पर जो है जो सस्टेनेबली डेवलपमेंट जो है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी, जिसके अंदर उनको पक्के मकान बना कर दिए जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पे शुरुआत किए जाएंगे, और साथ में एक और चीज़ वो क्या है कि उनको मेंटेनेंस के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए उनको अनेबल किया जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान के अंदर। सो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर बात करें, अगर हमारे कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, तो आप हमारी वेबसाइट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, वहाँ विजिट कर सकते हैं, जो कि abipedia.abhimanyu.com के नाम से अवेलेबल होगी। इस वेबसाइट पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन है, उसके बाद आपको बहुत सारे एग्ज़ाम के सेक्शन यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, जिसमें आपका पंजाब गवर्नमेंट का एग्ज़ाम वाला पोर्शन भी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप पंजाब गवर्नमेंट अलाइड एग्ज़ाम पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके नीचे
आपके कोर्सेज जो है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। यहाँ पे आपका ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन वाला जो कोर्स है वो भी है, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स को। वीडियो कोर्स अगर परचेज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, टेस्ट कोर्सेज भी। इसके अलावा आप अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज भी परचेज़ कर सकते हैं। ये जो माइक्रो कोर्स है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज आपको जो कोर्स है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है पंजाब जीके का, वो अगर आप सिर्फ परचेज़ करना चाहें तो 178 के अंदर आपको अवेलेबल होगा। पंजाब जीके हिस्ट्री की बात करें तो 453 के अंदर आपको अवेलेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, पजल टेस्ट हो गया, ये सारे जो कोर्सेज हैं आपको अलग अलग प्राइसेस में यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आप इन सभी को इंडिविजुअली भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो आज का सेशन था उसमें चीज़ें समझ में आई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अदर जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए उन तक पहुंच सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और करंट अफेयर्स के साथ, कुछ और स्कीम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।